तो बेटा पहला पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन में मैंने आपको कहा है कि आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से कॉलम्स बनाएंगे। पहला आपके पास आ जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ये कॉलम पहला बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से इसके सामने बिल्कुल दूसरा कॉलम आप क्या कराएंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का, ठीक है। और बाकी आप लोग यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बेटा एक कॉलम्स मैंने आपको बताया कैसे करेंगे हम, यानी कि यहाँ पर मैं आपको डिफरेंसेस के तौर पर सिखा रहा हूँ, डिफरेंसेस बनाकर दिखा रहा हूँ कि डिफरेंसेस भी आपसे अगर पूछे जाएं तो आप लोग कैसे लिखेंगे, और इन्हीं को अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएं तो वो आप क्या करेंगे, इन तमाम डिफरेंसेस को पॉइंट्स बनाकर लिख देंगे, ठीक है। अब पहला पॉइंट मैंने आपको क्या कहा, डेफिनेशन, आप लोगों ने लिख ली होगी, मैं यहाँ पर शॉर्ट करके लिख देता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने डेफिनेशन का लिखा होगा, दोनों के अंदर जो दोनों की डेफिनेशंस मैंने आपको लिखवाई हैं इससे पहले। फिर सेकंड पॉइंट आप लोगों ने इसकी कोई भी एक एक एग्जाम्पल लिख ली होंगी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपके पास हो जाएंगे। बेटा तीसरा पॉइंट आप लोगों को जो मैं लिखवा रहा हूं वो आपके पास क्या है, वो सिस्टम, 2 चीज़ होती हैं बेटा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइड पर उनको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वैसे हमें आगे जाकर उसे पढ़ना भी है। नंबर 1 सिस्टम, नंबर 2 सराउंडिंग, ठीक है। 2 चीज़ें क्या बताएं बेटा आपको, सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हम इसकी डेफिनेशंस के साथ आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। वैसे आगे जब हमारा टॉपिक आएगा थर्मोडायनेमिक्स का तो उसके अंदर हम सिस्टम और सराउंडिंग को डिस्क्राइब करेंगे, उसकी डेफिनेशंस भी लिखेंगे। बस अभी जो हमें जो चीज़ें इनके बारे में पता होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। बेटा सिस्टम हर वो चीज़ है, हर वो यूनिवर्स का पार्ट है जो किसी भी साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। क्या आप चीज़ बताइए भी, मैंने आपको डेफिनेशन अभी फ़िलहाल आप लोग जो जहन में रखेंगे वो क्या रखेंगे, सिस्टम इज़ एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम पूरी यूनिवर्स का कोई भी पार्ट हो सकता है जिस पर क्या हो रहा हो, कोई साइंटिफिक काम हो रहा हो, किसी भी साइंटिफिक पर्पस के लिए किसी भी यूनिवर्स के पार्ट को अगर आप यूज़ करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। क्या बताया है, यूनिवर्स के किसी भी पार्ट को अगर आप यूज़ करेंगे फॉर एनी साइंटिफिक पर्पस, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। इसी तरीके से दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, सराउंडिंग। बेटा सराउंडिंग क्या होती है सिस्टम के अलावा, चलें इसको ऐसे एग्जांपल लेते हैं। मान लें ये एक मार्कर है, इसके ऊपर मैं कोई साइंटिफिक वर्क कर रहा हूँ, कोई रिएक्शन करवा रहा हूँ, या इस पर मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, किसी साइंटिफिक पर्पस के लिए मैं इस मार्कर को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो मार्कर है बेटा ये कहलाएगा सिस्टम। ये मार्कर क्या कहलाएगा आपके पास, सिस्टम, क्योंकि मैं इसके ऊपर कोई साइंटिफिक वर्क कर रहा हूँ, साइंटिफिक रिसर्च कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो जितनी भी चीज़ें होंगी पूरी यूनिवर्स के अंदर, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी पूरी यूनिवर्स के अंदर, जैसे कि अभी इस मार्कर के अलावा कौन कौन चीज़ें मैं हूँ, मेरे आसपास रूम है, बोर्ड है, लाइट्स हैं, जितनी भी चीज़ें बेटा, ये वाले मार्कर्स भी, इसके अलावा ये वाले मार्कर्स भी जो हैं वो भी क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग कहलाएंगे इसकी। यानी सिंपली अगर आप सराउंडिंग की डेफिनेशन समझें तो सिस्टम के अलावा जो चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सराउंडिंग कहलाती हैं।
ठीक है, सिस्टम क्या है, जिस पर कोई साइंटिफिक पर्पस या साइंटिफिक वर्क आप करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिस्टम, एंड एक्सेप्ट सिस्टम ऑल द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, तो ये सिस्टम और सराउंडिंग की डेफिनेशन दो चीज़ें हैं बेटा। अब इसमें हमारे पास सिस्टम और सराउंडिंग पर क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि पहले तो हम ये लिखेंगे कि इन दोनों में सिस्टम यानी ये रिएक्शंस जब हम करवा रहे होते हैं तो बेटा इनसे सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, इफ़ेक्ट पड़ने का मतलब ये है हम यहाँ पर इफ़ेक्ट किस वजह से पढ़ रहे हैं बेटा। यहाँ पर हम जो इफ़ेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो किस वजह से पढ़ रहे हैं, हीट की वजह से। अब हीट क्या करता है किसी भी चीज़ को, हीट एक्चुअली क्या करती है भाई, किसी भी चीज़ को या तो उसका टेम्परेचर, या तो किसी भी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगी, हीट या तो किसी भी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती है या फिर क्या कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है। ठीक है, इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर है तो उसको गर्म कर देगी, हॉट। बेटा हॉट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म होना, नॉर्मल टेम्परेचर दूसरे के लिहाज से। जैसे कि मान लो एक बॉडी ए है, ठीक है, और एक बॉडी बी है। बॉडी ए का टेम्परेचर बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉडी बी का टेम्परेचर बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बॉडी ए बॉडी बी से क्या उसमें क्या डिफरेंस है, तो आप यही कहेंगे कि बॉडी ए इज़ हॉटर देन बॉडी बी, या ये भी कह सकते हैं कि बॉडी बी इज़ कूलर देन, यानी बॉडी बी कूल है, ठंडी है किससे, बॉडी ए से। यानी यहाँ पर इसका हालांकि जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, इसमें हॉट नहीं होगी, गर्म ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इसके लिहाज से ये गर्म होगी। अगर हम एक बॉडी को दूसरे से रिलेट करवाएं तो उसके लिहाज से अगर उसका टेम्परेचर बॉडी ए का या बॉडी बी का टेम्परेचर दूसरी बॉडी के लिहाज से ज़्यादा होगा तो हम ये कहेंगे कि वो बॉडी हॉट है। अगर कम होगा तो हम कहेंगे वो बॉडी कूल है, ठंडी है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि बेटा सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करवाते हैं या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शंस करवाते हैं। फ़र्क क्या पढ़ने का मकसद क्या है बेटा, कि वो सिस्टम को ठंडा कर देती हैं या गर्म कर देती हैं, सिस्टम हॉट हो जाता है या सिस्टम कूल हो जाता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ऐसे समझते हैं। पहले हम ले लेते हैं बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बल्कि पहले हम एंडो को देखते हैं, एंडो से आसानी से समझ में आएगा, एक्सो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं आइस। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आइस का पीस अगर मैं यहाँ पर लाकर रखूँ तो रूम से क्या करेगी, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी। जब वो एब्जॉर्ब करती जाएगी तो क्या होगा बेटा, रूम ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आइस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आइस इज अ सिस्टम, क्योंकि वो क्या कर रही है, आसपास के माहौल से हीट को गेन कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है भाई कि आइस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आइस यानी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम ये कहेंगे कि बेटा जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन करवाते हैं तो सिस्टम बिकम्स हॉट। सिस्टम क्या हो जाता है भाई, आपके पास हॉट हो जाता है, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। और इस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि द सिस्टम बिकम्स हॉट। बेटा इसमें क्या होगा कि जब हम फर्ज करें भाई हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, मान लो एक लकड़ी का पीस है उसे हम जलाएंगे, या चले लकड़ी का पीस तो बहुत छोटा हो जाएगा, अगर हम एक चेयर को लेकर एक बड़े से पीस को यहाँ पर जलाता हूँ मैं, थोड़ी देर बाद बेटा जो हमारे आसपास का माहौल है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा
तो जो अगर मैं इस कमरे को सील्ड कर दूं बिल्कुल, यानी ये ना एयर आए और ना ही जाए, ठीक है, इसके अलावा कोई भी हीट का एक्सचेंज ना हो, इस रूम से हीट बाहर नहीं जा पाए, तो अगर मैं इस रूम को सील्ड कर दूं और उससे क्या करता हूं, यहाँ पर एक चेयर जलाता हूं, तो उससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद तमाम का तमाम जो रूम होगा वो गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और जो चेयर होगी, चेयर जलने के बाद उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा सिस्टम से हीट निकल कर कहाँ जाती है, सराउंडिंग में जाती है, तो सिस्टम का टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम से निकलकर हीट कहाँ जा रही है, एक्सोथर्मिक में, सराउंडिंग में जा रही है। तो अब सिस्टम का टेम्परेचर कम होता है तो कूल का मतलब ये नहीं कि बर्फ़ जैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। कूल का मतलब ये है, अभी मैंने आपको बताया कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग क्या होगा, टेम्परेचर इसका कम होगा, और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इसका टेम्परेचर सिस्टम का क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट में बेटा मैं दो चीज़ें पहले समझा दूं, फिर मैं आप लोगों को लिखवाता हूं। सराउंडिंग इसका ऑपोजिट होगा ना, यहां पर भी अगर मैं सराउंडिंग लिखूं तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, सिस्टम से हीट निकलकर कहां जा रही है, सराउंडिंग में। तो अंडरस्टूड है, सिस्टम ठंडा हो रहा है, सराउंडिंग क्या हो जाएगी बेटा, हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर सराउंडिंग से हीट निकलकर सिस्टम में आ रही है तो सिस्टम गर्म हो रहा है। जब आइस का पीस मैं बहुत बड़ा सा यहाँ रखूंगा तो थोड़ी देर में क्या होगा, आसपास का माहौल ठंडा हो जाएगा, यानी सराउंडिंग क्या हो जाएगी आपके पास, कूल हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें बड़े मिसकॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, मिसकॉन्सेप्ट्स तो नहीं, मिक्स हो जाता है, इसकी चीज़ इसमें लिख देते हैं, इसकी चीज़ इसमें लिख देते हैं, बेटा पॉइंट्स गलत हो जाते हैं। कूल और हॉट का सिर्फ हमें दो वर्ड्स की बारे में बात करनी है, तो इसको ज़रा ध्यान से आप लोग लिखिएगा। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एक्सो के लिए पहले मैं लिखवा रहा हूँ कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक के लिए रिएक्शन, एक्सोथर्मिक के लिए पॉइंट लिखिएगा थर्ड, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस द सिस्टम बिकम्स कूल, the system becomes cool and surrounding becomes hot. In exothermic reactions the system becomes cool and surrounding becomes hot, ठीक है। इसी तरह से बेटा अगर हम एंडोथर्मिक में लिखें तो आप क्या लिखेंगे, in endothermic reactions the system becomes hot and surrounding becomes cool. In endothermic reactions the system becomes hot and surrounding becomes cool, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, थर्ड पॉइंट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एंडो की बात करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी तरीके से भी लिख लें। लेकिन एमसीक्यूज में क्योंकि कूल और हॉट करके आपसे पूछा जा चुका है, इस वजह से मैंने आपको पॉइंट भी ऐसे लिखवाया है। बाकी जब आप लोग डिफरेंसेस लिख रहे होंगे तो आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए बेटा नंबर फोर्थ पॉइंट के ऊपर। नंबर फोर्थ पॉइंट आपको जो मैं समझाने जा रहा हूँ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा इसको गौर से। बेटा आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस भी नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा एक जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और इसी तरह से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से होते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से होते हैं, पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि क्या कौन से एक्सो या एंडो में से कौन से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हैं और कौन से रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस हैं। बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होते हैं इन्हें हम
नेचुरल प्रोसेसेस कहते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल प्रोसेसेस। नेचर ने जो प्रोसेसेस डिसाइड किए हुए होते हैं, यानी नेचर जो हमें बताती है, जितने भी जिस तरह का भी हम नेचुरल प्रोसेस अगर हम बात करें, नेचुरल प्रोसेस कौन से होते हैं? स्पॉन्टेनियस। इसी तरीके से बेटा आर्टिफिशियल प्रोसेसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस। आर्टिफिशियल प्रोसेसेस कौन से होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। नेचुरल प्रोसेसेस कौन से होते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है इनमें? नेचुरल प्रोसेस जैसे कि अगर मान लेते हैं कि बेटा एक टैंक है, ठीक है, ऊपर की तरफ, और ये कनेक्टेड है इस तरह से एक और टैंक के साथ, ठीक है। दो टैंक्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप और एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, वैसे पाइप ही होते हैं टैंक को कनेक्ट करने के लिए। और बेटा इसे हमने यहाँ से इस तरह से कोई भी एक होता है ना, एक नॉब लगा देते हैं कुछ इस तरह से कि इसको क्लोज कर दिया बीच से। क्यों क्लोज किया? कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब ये पानी नीचे ना आए, इस वजह से हमने इसको क्या किया हुआ है? क्लोज किया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने क्लोज किया हुआ है ताकि पानी नीचे की तरफ ना आए। नीचे वाला टैंक खाली है। मान लेते हैं हम इसको ओपन करते हैं इस तरह से, तो बेटा पानी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कहाँ पर आएगा? पानी का फ्लो नीचे की तरफ आएगा। पानी कहाँ आएगा बेटा? नीचे, खुद ब खुद आना शुरू होगा और ये वाला टैंक भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, क्या हमने इस प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस को बेटा हम कहेंगे फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अपहिल। अपहिल का मतलब ऊपर की तरफ से पानी नीचे आ रहा है। हिल का मतलब ऐसे तो हम ये यूज़ करते हैं कि पहाड़ों से पानी नीचे आना। पहाड़ों में बर्फ़ होती है, जब वो पिघलती है तो पानी ऑटोमेटिकली क्या होता है? नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। तो मैंने उसको एग्जांपल दे दी कि टैंक से हम इसको रिलेट करवा लेते हैं। ऑटोमेटिकली पानी कहाँ आ रहा है? नीचे आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई पानी को जब मुझे ऊपर से नीचे लाना है, तो मैंने यहाँ पर एनर्जी कितनी दफ़ा लगाई है? जस्ट वन टाइम लगाई है। अब आप पूछेंगे कब लगाइए? बेटा वो लगाइए मैंने यहाँ पर, इसको ओपन करने के लिए। जैसे हम वॉल खोलते हैं घर पे, पानी जो ऊपर टैंक होता है, नीचे अगर हमें पानी लाना है तो उसके लिए वॉल्स को ओपन किया जाता है, ऑटोमेटिकली पानी कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट फॉर फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अपहिल कितनी दफ़ा थी? ओनली वन टाइम। देन प्रोसेस क्या हुआ? खुद ब खुद कंप्लीट होना शुरू हो गया, ठीक है। बातों को जहन में रखिएगा, भी इसको मैच करवाऊंगा एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन से। बातों को अपने जहन में रखिएगा। पानी को ऊपर से नीचे लाने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ी एनर्जी की, ठीक है। तो क्या हुआ? प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये कंप्लीटली खाली हो गया, सारा का सारा पानी नीचे चला गया और नीचे वाला टैंक भर गया पूरा कंप्लीट। अब मुझे इसी पानी को नीचे से कहाँ ले जाना है बेटा? ऊपर की तरफ। अब मैं पानी लेकर यहाँ से, पानी मैंने लिया, उसको उठाकर लेके चला, यहाँ से जा रहा हूँ, गया गया गया, यहाँ पर ले आकर मैंने छोड़ दिया, तो वापस कहाँ आएगा? वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? अंडरस्टूड है? कहाँ आएगा बेटा? पानी ऊपर जाते जाते जब छोड़ दूंगा तो कहाँ आ जाएगा? वापस नीचे आ जाएगा। यानी मैंने एनर्जी यूज़ की बेटा, यहाँ से पानी उठाया, एनर्जी को यूज़ किया, अब मैं लेके जा रहा हूँ, एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ
फिर मैंने एनर्जी हटा दी, तो प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्स हो गया। पहले प्रोसेस कहाँ जा रहा था, फॉरवर्ड, ऊपर की तरह, अपवर्ड, फॉरवर्ड तो नहीं अपवर्ड जा रहा था। फिर जब मैंने एनर्जी को हटाया तो कहाँ गया, डाउनवर्ड, यानी प्रोसेस रिवर्स हो गया, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर मुझे पानी को नीचे से ऊपर ले जाना है और मैं वहाँ पर एनर्जी अप्लाई करके हटा देता हूँ तो बेटा प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा, प्रोसेस वापस आ जाएगा, प्रोसेस नहीं प्रोसीड करेगा। लेकिन अगर मुझे प्रोसीड करवाना है तो मुझे पूरे प्रोसेस के दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ऊपर से नीचे लाने में क्या था, जस्ट एक दफ़ा एनर्जी को यूज़ किया और प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्या हुआ, खुद ब खुद कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे प्रोसेस को कंप्लीट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, पूरे प्रोसेस के दौरान एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा, पूरे प्रोसेस के दौरान क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसका क्या है, डिफरेंस है। तो बेटा अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं कि हम जब किसी चीज़ को जलाते हैं, अब किसी चीज़ को मैं जला रहा हूं, मान लो ये वुड का एक पीस है, मैं इसको जलाना शुरू कर रहा हूं, जलाऊंगा, एक बार ये जल जाए, पहले मैं एनर्जी यूज़ कर रहा हूं, एक बार ये जल जाए, फिर वो एनर्जी हटा भी लूँ, वो हीट हटा भी लूँ, तो क्या ये जलना बंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये क्या होगा, जलता रहेगा। जैसे आप लोग कोल जलाते हैं, बारबेक्यू वगैरह में यूज़ करते हैं, आप लोग कोल्स वहाँ पर जलाते हैं। इसी तरीके से देखा होगा आपने घरों में स्टोव, जो चूल्हे में आपके पास गैस आ रही होती है घर में खाना बनाने के लिए, उसमें भी आप क्या करते हैं, एक बार जो है हीट देते हैं उसको, वो जलना शुरू हो जाती है, फिर आप हीट हटा भी लेते हैं, वो क्या करता है, अपनी ही हीट यूज़ करके प्रोसेस को कंप्लीट करता है। यानी ये सारे नेचुरल प्रोसेसेस हैं। कंबस्शन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस को बेटा क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। पानी का ऊपर से नीचे आना, किसी भी चीज़ को ऊपर से छोड़ेंगे कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसा नहीं नीचे छोड़ेंगे ऊपर खुद ब खुद चले जाएगा, ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। तो बेटा जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं दे आर स्पॉन्टेनियस। और नेचुरल प्रोसेसेस कौन से होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। नेचुरल प्रोसेसेस कौन से होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। तो आप लोग इसमें क्या लिखेंगे, स्पॉन्टेनियस हैं, और ये वाले कौन से होंगे बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। जल्दी से फोर्थ पॉइंट लिख लीजिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। इसी तरह से एंडोथर्मिक में क्या लिखेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। नंबर 5th पॉइंट पर आते हैं बेटा। नंबर 5th पॉइंट आपके पास क्या है, इसके लिए मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा। कोई भी रिएक्शन जो होता है वो हमेशा प्रोसीड करता है कैसे, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसके अंदर बेटा, प्रोडक्ट के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट प्रोडक्ट से बाहर निकल जाती है, रिएक्शन जब होता है तब बाहर निकल रही होती है, यानी कि प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस हो रहा होता है तो हीट बाहर निकल रही होती है। इसी तरीके से इसमें हमें रिएक्टेंट में हीट को ऐड करवाना पड़ता है, फिर क्या होता है, प्रोडक्ट बनना शुरू होता है। तो दोनों में जब प्रोडक्ट साइड पर ये पहचान होती है, जब प्रोडक्ट साइड पर हीट लिखी हुई हो तो आप पहचान जाएंगे वो कौन से रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। जब रिएक्टेंट साइड पर हीट लिखी हुई हो तो आप पहचान जाएंगे वो कौन से होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, मान लेते हैं कि हम एक प्रोसेस करवा रहे हैं बेटा, इसमें रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जिसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। हर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, उसको क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अभी आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा अभी दोबारा से। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या याद करनी है, हर बॉडी की एक अपनी एनर्जी होती है जिसको क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। मान लो रिएक्टेंट जितने भी थे उनकी एनर्जी कितनी थी बेटा, 10 जूल्स। जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो उन्होंने 5 जूल बाहर निकाल दी, तो प्रोडक्ट की कितनी बचेगी बेटा, 5 जूल। अंडरस्टूड है, 10 में से 5 गए तो 5 बच गए। इसके अंदर उल्टा होगा, 10 जूल अगर रिएक्टेंट की है तो उसने बाहर से मान लेते हैं 5 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो प्रोडक्ट की कितनी हो जाएगी बेटा, 15 जूल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसको छोड़ दो, टोटल एनर्जी तो खैर इक्वल होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिएक्शन के दौरान टोटल एनर्जी जो हम कैलकुलेट करते हैं
वो इक्वल होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक्सोथर्मिक में रिएक्शन के अंदर एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो आपको नज़र आ रही होगी बेटा किसकी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की। और अगर मैं एंडोथर्मिक में बात करूं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है। ठीक है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन के दौरान एनर्जी कम हो जाती है और एंडो में रिएक्शन के दौरान एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए पॉइंट लिखेंगे इसका, इसको किस तरह से लिखेंगे वो ज़रा समझिएगा। 5th पॉइंट लिखेंगे, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। एमसीक्यूज में बेटा ऐसे ही आता है, चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एक्सोथर्मिक। अब उसमें ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है किससे, रिएक्टेंट से, तो अंडरस्टूड है बेटा वो किसकी बात कर रहे हैं, एक्सो की बात कर रहे हैं। बस आपने याद रखना है रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम होगी। ठीक है, इसी तरीके से एंडो में क्या लिखेंगे, इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन प्रोडक्ट। इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन प्रोडक्ट। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं, इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। बात वही है जो मैंने पीछे बताई, दोनों तरीके से घुमा फिरा कर आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट बेटा मैं अभी आप लोगों को सिर्फ लिखवा रहा हूं, मैं इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं, उसके बाद में आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वो 6th पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल बस आप 6th पॉइंट लिख लीजिए, लिखेंगे 6th पॉइंट, द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी, द वैल्यू ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं इसको, चेंज इन एंथैल्पी। बेटा एंथैल्पी पढ़ते हैं और इसके आगे ब्रैकेट में आप लोग डेल्टा एच लिख देंगे। द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ब्रैकेट में डेल्टा एच फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इज ऑलवेज नेगेटिव। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच ब्रैकेट में फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या पॉइंट होता है बेटा, मैंने अभी कहा, मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्या होता है ये, इसके बाद ही टॉपिक पढ़ेंगे हम वो। ठीक है, इसी तरह से एंडो में क्या लिखेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच, द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बस दोनों ऑपोजिट है बेटा, एक के लिए नेगेटिव होती है, एक के लिए पॉजिटिव होती है। क्यों होती है मैं आप लोगों को टॉपिक के बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर 6 पॉइंट्स बेटा किसके लिखवाए हैं, एक्सो के, और 6 पॉइंट्स किसके लिखवाए हैं, एंडो के। ठीक है, 6 पॉइंट्स दोनों के लिए आप लोगों को लिखवा दिए। मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए, ऐसे लिख लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सो तो आप 6 जो पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट्स बनाकर लिख देंगे। अगर डिफरेंसेस पूछेंगे तो कॉलम बनाकर लिख देगा, वो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बेटा जो मैंने आपको लिखवाया था डिफरेंस या पॉइंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, वो टॉपिक खत्म होता है आपका। ठीक है, तो फिलहाल 5.1 लेक्चर को फिलहाल हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे दोनों टॉपिक्स अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। एक्सो और एंडोथर्मिक और थर्मोकेमिकल वगैरह जो मैंने आपको समझाया, इनको अच्छे से जहन में रखिएगा। बेटा थर्मोकेमिस्ट्री का सिर्फ यही टॉपिक यहीं तक थे। एक एंथैल्पी का टॉपिक है, क्योंकि वो थर्मोकेमिस्ट्री और जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों टॉपिक्स के लिए हैं। इस वजह से वो मैं वहाँ पर ये नहीं कह रहा कि सिर्फ थर्मोकेमिस्ट्री के लिए। तो थर्मोकेमिस्ट्री का टॉपिक तकरीबन यहाँ पर एंड है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, लेक्चर नंबर 5.2। वहाँ पर हम एंथैल्पी और थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।